नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 आईसीटी की सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जी हाँ, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 है। उसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, 10 यूनिट्स हैं। तो आईसीटी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हम एमसीक्यूज करते हैं और एमसीक्यू के साथ ही हम लोग इसके टॉपिक्स को समझते हैं। तो ये इसका सेकंड एडिशन है और अगर आप फर्स्ट एडिशन देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पे वो लिंक छोड़ दूंगा, आप जाके उसको टैप करके देख सकते हैं। और आप जानेंगे कि हमने पिछले एडिशन के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। टोटल हमने 20 क्वेश्चन कवर किए थे और 20 क्वेश्चन के अंदर हमने कुछ अहम चीज़ें देखी थी, जैसे डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, लैन मैन वैन क्या होता है, HTML क्या होता है और कंपाइलर या इंटरप्रेटर क्या होता है। ये हमने एमसीक्यू की तरह समझा था और एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था और विजुअलाइजेशन भी कराया था। ठीक है, तो आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर और इसके अंदर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें पता करेंगे, जैसे VPN क्या होता है, 32 और 64 बिट प्रोसेसर क्या होते हैं, PPI DPI क्या होता है और टाइप्स ऑफ मेमोरीज के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी और KBEDU कुमार वर्ध एजुकेशन पर। मोर देन 2 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है दोस्तों और मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने ये क्लास शेयर नहीं की है तो प्लीज क्लास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएँ, क्योंकि ये पेपर 1 का टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, तो उसको सब लोग अवेल कर सकते हैं। ऑलराइट, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, लेकिन ये है ज्योग्राफी के नाम से, लेकिन यहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के इसमें PDF नोट्स मिलेंगे। पेपर 2 के जो भी हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स करते हैं उसके भी मिलेंगे और पेपर 1 का जो भी हम कवर कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर उसके PDF मिलेंगे। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक डेडिकेटेड इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है फॉर ज्योग्राफी एस्पिरेंट्स। यहाँ पे हम डेली टास्क डिस्कशंस और डाउट क्लियरिंग करते हैं। यहाँ पे आपको एक गेम की तरह रोज टास्क मिलता है जिसका नाम है रिडल्स, जिसको मैं बाद में बताने वाला हूँ। इसमें ज्वाइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे और मुझे बोलेंगे कि सर आप मुझे ऐड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ऑलराइट। सो खुशखबरी है, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो हमने यूजीसी नेट ज्योग्राफी का एक पेड कोर्स स्टार्ट किया है और ये 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। उसको मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है और यहाँ पे आपको मैं कुछ कोर्स हाईलाइट बता देता हूँ। ये कोर्स जो होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, यानी कि आपको रोज एक लिंक आएगा। जैसे आपको मेरे यूट्यूब वीडियो का लिंक आता है वैसे आपको एक लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और ये बेसिकली आपके फोन में गूगल ड्राइव जो है उसके अंदर चलेगी। गूगल ड्राइव सबके फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट होती है, आपको कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और ये जो है गूगल ड्राइव पे वीडियो चलने लग जाएगा। खास बात क्या है इसकी, आपको कोई भी हाई स्पीड इंटरनेट इसके अंदर नहीं चाहिए। जो भी आपका एग्जिस्टिंग डेटा प्लान है उसी के साथ आप देख सकते हैं, यानी कि आपको कहीं ज्वाइन करने के लिए दिक्कत नहीं है या डेटा बचाने की जरूरत नहीं है। आप एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर ही देख सकते हैं। लो इंटरनेट कनेक्टिविटी के अंदर भी ये वीडियोस चलेंगे। वीडियोस को आप कभी भी देख सकते हैं, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी आप देखें, कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, जब भी आप देखना चाहें। लेकिन मैं एक फिक्स टाइम पे अपलोड करूंगा, तो अगर आप तब देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपका एक शेड्यूल बनता है। पर फिर भी काफ़ी सारे लोग मेरे टाइम पर नहीं देख सकते, तो वो अपने टाइम पर भी देख सकते हैं। आपको ही पढ़ाई करनी है, आपको भी डेडिकेशन दिखाना है। साथ में आपको इसी कोर्स पे PDF नोट्स भी मिलेंगे और मॉक टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है दोस्तों। और मॉक टेस्ट हम करेंगे चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज और फुल कोर्स की सारी करेंगे। इसके अलावा रिवीजन एंड डाउट क्लासेस होंगे और इस कोर्स की वैलिडिटी है दोस्तों दिसंबर 2020। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इस कोर्स के अंदर। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर मैंने 10% डिस्काउंट दिया है। अगर आप मुझे 3 अगस्त से पहले पे करते हैं कंप्लीट फी, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। फी जितने भी है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखेंगे कि भाई डिस्काउंट के बाद फी कितनी है, विदाउट डिस्काउंट फी कितनी है। इसके अलावा पेमेंट मोड के अंदर हमने रखा है फोन पे, गूगल पे और नेफ्ट बैंकिंग ट्रांसफर। इसके अलावा आप इंस्टॉलमेंट के अंदर भी दे सकते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट के आप अंदर पेमेंट कर सकते हैं। सब चीज डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई गूगल ड्राइव के अंदर वीडियोस कैसे चलते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डेमो लिंक भी छोड़ा है। आपको जैसे ही वीडियोस मिलने वाले हैं इस कोर्स के साथ, उसका एक मैंने डेमो लेक्चर छोड़ दिया है, आप जाके देख सकते हैं। वो भी आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि भाई गूगल ड्राइव के अंदर वीडियोस कैसे चलते हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करिए, आप वो वीडियो चल जाएगा। इसी तरह से आपको वीडियोस मिलेंगे। तो ये बहुत सही है, बहुत अफोर्डेबल है और बहुत लॉजिकल है, ताकि सब लोग पढ़ पाएं, सब लोग बेनिफिट ले पाएं। ऐसा नहीं कि बस एक फिक्स टाइम के अंदर आप जाके बैठ जाएं और आपको फिर कुछ इंटरनेट के इश्यूज आएँ दोस्तों। तो ये मैंने किया है प्लान। अगर आप करना चाहते हैं, 3 अगस्त एक डेट है, कट ऑफ डेट, जिससे पहले आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलराइट, तो गूगल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म, जल्दी कीजिए क्योंकि ये ऑफर जो है वो 3 अगस्त तक ही लिमिटेड है। 10% डिस्काउंट मिल रहा है एंड इट इज अ गुड डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद सबमिट करेंगे और फिर आपको एक कॉल आएगा मेरे मैनेजर की तरफ से और आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ऑलराइट, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और बेल आइकन दबा के रखेंगे क्योंकि हमने रिसेंटली 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं और आई थिंक 150 भी क्रॉस कर लिए हैं। आपका सपोर्ट बना रहे, सब्सक्राइब करके रखिए। ऑलराइट, सो जितने भी नए एलिमेंट्स हैं, जो भी हम रिडल वगैरह सॉल्व करते हैं, जो लोग नए हैं, जो नहीं जानते, इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम लोग रोज टास्क देते हैं। टास्क देने के बाद हम लोग यहाँ पर उस टास्क को डिस्कस भी करते हैं। जिन लोगों ने टास्क कंप्लीट किया है उनके भी मैं नाम बताता हूँ, वो लोग सब फीचर भी होते हैं और इस वीडियो के एंड के अंदर मिलता है आपको क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये सारी चीजें आज हम करेंगे वीडियो के एंड में। आज पहले हम आईसीटी कर लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो
क्वेश्चन आएगा दोस्तों, फॉर्मेट उसका वही रहेगा, क्वेश्चन आएगा, 20 सेकंड का टाइमर चलेगा, टाइमर खत्म होने के बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा और जहां जरूरत होगी वहां पे मैं आपको डायग्रामेटिकली भी समझा दूंगा। तो ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन आ रहा है आईसीटी का, स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन 1, वीपीएन स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है वीपीएन जो है वो क्या है। आपके सिलेबस में दे रखा है एब्रीवेशन एंड एक्रोनिम्स, यानी कि जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं उसके फुल फॉर्म जो है आपसे पूछे जाते हैं इस पेपर के अंदर। तो आप बताइए वीपीएन का मतलब क्या होता है, वीपीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, इसको हम यहाँ डायग्राम से समझते हैं। पहले भी आई थिंक फर्स्ट सेट के अंदर मैंने आपको कुछ नॉर्मली एक बताया था क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। क्लाइंट सर्वर मॉडल जो होता है वो दोस्तों नॉर्मली इंटरनेट के दुनिया के अंदर बहुत फेमस है। क्लाइंट सर्वर मॉडल बेसिकली एक इस तरह से है, एक दुकानदार है और एक खरीदार है। ठीक है, आप खरीदार हैं, जो खरीदार है वो है क्लाइंट और जो दुकानदार है वो सर्वर है। सर्वर बेसिकली आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आपने जो भी रिक्वेस्ट की, मुझे फेसबुक देखना है, तो वो आपको उसका लिंक दे देगा, उसका यूआरएल दे देगा और आपको वहां पहुंचा देगा। ठीक है, मुझे अगर यूट्यूब चलाना है तो फिर ये सर्वर आपको वो प्रोवाइड कराता है। इसी तरह से जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं या किराने की दुकान में जाते हैं या किसी मोबाइल स्टोर के अंदर जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे ये वाला मोबाइल निकाल के दो या मुझे 5 किलो शक्कर दो, तो जो आप डिमांड करते हैं वो दुकानदार करता है। इसी तरह से इंटरनेट के लैंग्वेज के अंदर ये क्लाइंट और सर्वर होते हैं। क्लाइंट डिमांड करता है और इंटरनेट सर्वर जो सर्वर होता है वो उसको प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो उसको प्रोवाइड कर रहा है वो एक पब्लिक नेटवर्क से करता है, जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। आपको ध्यान होगा वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर बेसिकली क्या होता है, इंटरनेट हर फील्ड में दिया जाता है, उसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस नहीं होती। वो कॉलेजेस को भी दिया जाता है, वो पर्सनल लोगों को भी दिया जाता है, वो हॉस्पिटल्स को भी दिया जाता है, वो हर जगह दिया जाता है। तो ये पब्लिक नेटवर्क के थ्रू आपको डेटा मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं जो है मेरा प्राइवेट नेटवर्क यूज करूं, यानी कि अगर मैं जो भी चीज इंटरनेट पे देख रहा हूं वो कोई भी ना देखे, वो उसका कोई भी ट्रेल ना हो, उसका कोई भी लिंक ना हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी कि आप जो है एक पर्सनलाइज टनल के थ्रू जो है इंटरनेट सर्विस एक्सेस कर रहे हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर से। इसके कुछ चार्जेस होते हैं दोस्तों, ये सब लोगों को नहीं मिलता। ये बेसिकली वही लोग यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा हाई एंड सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं और उनके काम के अंदर साइबर अटैक्स के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज करती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंटरनेट यूज हो रहा है उसको आप देख नहीं सकते, ये सब इंक्रिप्टेड होता है, इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता इजीली। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और नॉर्मली हम जो यूज करते हैं वो एक पब्लिक नेटवर्क से यूज करते हैं। ठीक है, जब आप प्राइवेटली यूज कर रहे हैं, जब आप चाहते हैं कि भाई जो भी मैं एक्सेस कर रहा हूं, जो भी मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूं, ठीक है, उसको कोई भी ना देखे और वो इंक्रिप्टेड हो, कोडेड हो और वहां पे कोई भी साइबर अटैक ना हो, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ईच कैरेक्टर हैज अ ASCII वैल्यू व्हिच स्टैंड्स फॉर। ASCII का फुल फॉर्म क्या है बताइए। ASCII क्या होता है बताइए। बताइए क्या होगा ASCII। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बी, होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कई बार ये क्वेश्चन आता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्या है, ये बेसिकली आपको ध्यान होगा कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज के कुछ कोड्स बना रखे हैं, जैसे जी का जो कोड है वो 0111 है, एच का जो है वो 1000 है। इस तरह से हर एक कैरेक्टर का, जितने भी अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हैं उन सबको एक नंबर असाइन कर रखा है और उसका एक पूरा चार्ट है, और इसी को हम कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड कोड है और इसी को ध्यान में रखते हुए सब लोग प्रोग्रामर जो है वो कोडिंग करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट सर्विस इज कॉल्ड एज। आपको बताना है एक ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन से जब आप इंटरनेट सर्विस यूज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, बताइए। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों, और इसका सही आंसर है डायल अप कनेक्शन या ब्रॉडबैंड भी कह सकते हैं आप। जब आप टेलीफोन लाइन यूज कर रहे हैं, टेलीफोन लाइन जो है देखो यहाँ से आ रहा है और इसके अंदर एनालॉग सिग्नल है, फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है मॉडेम से, आपको ध्यान होगा, और ये मॉडेम जो है इस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करके आपके सिस्टम में दे रहा है और आप ये सिस्टम जो है फिर इंटरनेट समझ पाता है। ठीक है, तो जब आप टेलीफोन लाइन से यूज कर रहे हैं तो उसको डायल अप कनेक्शन कहा जाता है, और इसका थोड़ा फास्टर वर्जन है ब्रॉडबैंड। ठीक है, ब्रॉडबैंड के अंदर स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, डायल अप के अंदर स्पीड थोड़ी कम होती है। और इसका नेक्स्ट वर्जन है जब आपने एक डेडिकेटेड लाइन लगा रखी है इंटरनेट के लिए, तो उसको हम कहते हैं
फाइबर ऑप्टिक या ऑप्टिक फाइबर केबल, जहां पर जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, लाइट की स्पीड से जो है वो डेटा ट्रैवल करता है। तो अगर आप किसी टेलीफोन लाइन से कर रहे हैं तो उसको हम डायलॉग कनेक्शन या ब्रॉडबैंड कहते हैं। अगर आप किसी डेडिकेटेड लाइन से कर रहे हैं इंटरनेट यूज़, तो फिर हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्टिक फाइबर केबल या फाइबर ऑप्टिक कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मॉडेम जो है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल के अंदर करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करता है। ये हम प्रैक्टिस सेट 1 के अंदर कवर कर चुके हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड मेक्स डिसीजन। बताइए सीपीयू का कौन सा पार्ट है जो कैलकुलेशन करता है, डिसीजन बताता है। ये मैंने पहले लेक्चर के अंदर कवर किया था जब मैंने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आपको बताया था, आपको ध्यान हो तो थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि अब दौर जो है वो कंप्यूटर का ही आने वाला है। सब लोग कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो आपको भी करना पड़ेगा, तो बेसिक जान लीजिए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा एएस का सही आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आप जानते हैं सीपीयू जो है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। सीपीयू जो होता है, पहली कंट्रोल यूनिट होती है जो ओवरऑल फंक्शनिंग को प्रोसेस कर रही है, उसकी डायरेक्शन देख रही है, यानी कि जो भी आपने इनपुट दिया है, चाहे वो कीबोर्ड से दिया हो, चाहे वो माइक से दिया हो, किसी से भी इनपुट दिया हो, वो डेटा जाता है, फिर उसको जो है ओवरऑल जो उसकी प्रोसेसिंग हो रही है और डायरेक्शन हो रहा है, उसको प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट देता है वो सीयू देखता है। सीयू जो है वो बेसिकली एक डायरेक्टर है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो इसी का ही पार्ट है। अगर आपने कुछ इस तरह का कमांड दिया है जो कैलकुलेशन वाला है, जिसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो सीयू क्या करता है, उस कमांड को एएलयू को दे देता है, फिर एएलयू जो है उसको प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट देता है। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी होती है जिसको हम रैम कहते हैं। रैम क्या करता है, बेसिकली रैम जो है वो एक सीयू का असिस्टेंट है, यानी कि अगर ये डायरेक्टर है तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर है। जितना भी डेटा आपने दिया है, ठीक है, वो पहले इसके पास जाता है और ये फटाफट से डेटा को जाके अपने असिस्टेंट को देता है, जिससे क्या होता है, स्पीड जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि डायरेक्टर के पास बहुत सारे काम है। अगर वो सिर्फ डेटा ही देखता रहेगा तो वो बाकी काम नहीं कर पाएगा। तो ये डेटा हैंडलिंग का जो काम है, ठीक है, जैसा भी आपने डेटा कमांड दिया तो वो जो कमांड है वो इकट्ठा करके सीधा सीयू के पास जाती है। सीयू जो है इसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तो ये इसका असिस्टेंट है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो ये होता है एएलयू जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, डीपीआई जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है। डीपीआई स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है डीपीआई क्या है। बताइए कंप्यूटिंग लैंग्वेज के अंदर डीपीआई क्या होता है, बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। उसका सही आंसर होगा 8 डॉट्स पर इंच। तो पहले आप यहाँ पे देखेंगे 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है पिक्सल पर इंच, एक होता है डॉट्स पर इंच। पिक्सल पर इंच जो है दोस्तों वो किसी फोटोग्राफ की, किसी डिजिटल फोटोग्राफ की, यानी कि जो भी फोटोग्राफ आपने किसी कैमरा से ली है या फोन से ली है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। यानी कि जो भी आप फोटो लेते हैं डिजिटली, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो पिक्सल होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल होती है। ठीक है, तो इसी तरह से कोई फोटोग्राफ जो है डिजिटल फोटो, ठीक है, डिजिटल फोटो आपने उसको किसी कैमरे से लिया है या फोन से लिया है, जिससे भी लिया है, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम पिक्सल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो पिक्सल डेंसिटी होती है, यानी कि किसी भी फोटो को, ये कोई भी फोटो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, उसको मापा जाता है पिक्सल पर इंच से। यानी कि पर इंच में पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो उतना ज़्यादा वो फोटो जो होगी वो बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की होगी, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, उसी तरह से जब आप उस फोटो का प्रिंट आउट निकालते हैं प्रिंटर के थ्रू, तो वो जो आपको जो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, वो एक फिजिकल फॉर्मेट है पिक्चर का। तो वहां पर जो होगा आउटपुट जो होगा पिक्चर का, जब फिजिकल फॉर्मेट निकलता है, यानी कि कोई भी प्रिंटेड मटेरियल जब आप निकालते हैं, तो उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दोस्तों वो डॉट्स होती है, क्योंकि जो प्रिंटर होता है वो डॉट्स के अंदर प्रिंट करता है। पिक्सल जो होती है वो किसी भी डिजिटल फोटो की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जब प्रिंटर उसको प्रिंट कर देता है फिजिकल फॉर्म के अंदर, तो फिर जो होता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट बन जाती है डॉट्स। तो इसी तरह से कोई भी प्रिंटर जो है वो कितना एफिशिएंट है और उसने जो आउटपुट दिया है वो कितना एफिशिएंट है, उसको हम मेजर करते हैं डॉट्स पर इंच से। यानी कि पर इंच अगर डॉट बहुत ज्यादा होंगे तो जो आउटपुट निकल के आएगा वो बहुत ज्यादा रिफाइंड निकल के आएगा। जो क्वालिटी होगी प्रिंट आउट की या कोई भी पिक की जो आप आउटपुट निकाल रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डीपीआई जो है वो डॉट्स पर इंच है, जो नॉर्मली आउटपुट के अंदर देखा जाता है, और पिक्सल जो होते हैं वो किसी भी फोटो की जो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और पिक्सल पर इंच जो है वो डिसाइड करता है कि कोई भी फोटो जो है वो कितनी ज्यादा अच्छी है। तो ये बेसिकली इनपुट के अंदर होता है, ये बेसिकली आउटपुट के अंदर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर इज लाइन इज नोन एज। बताइए एक एप्लीकेशन से जो दूसरी एप्लीकेशन के अंदर डेटा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, बताइए। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी होगा इसका, डायनामिक डेटा एक्सचेंज। जब एक
एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा जाता है तो कंप्यूटिंग की लाइन के अंदर या आईसीटी के अंदर इसको कहा जाता है डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, सीडी रोम स्टैंड्स फॉर, सीडी रोम का फुल फॉर्म बताइए। सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? सीडी रोम। इस तरह की छोटी छोटी चीजों से आपसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं बहुत बार, और ये हमें नहीं पता होते। हमें पता होता है ये काम क्या करते हैं, लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता होता है। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का मतलब ही होता है रीड ओनली मेमोरी। हम यहाँ पे देखेंगे दो तरह की होती है, एक होती है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और एक होती है डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इन दोनों में फर्क ये है दोस्तों कि दोनों ही आरओएम है, रीड ओनली मेमोरी है, यानी कि इसके अंदर जो डेटा है आप उसको बार बार रीराइट नहीं कर सकते, यानी कि आपने इसको बार बार फॉर्मेट करके पेन ड्राइव की तरह बार बार इसके अंदर डेटा जो है वो लोड नहीं कर सकते। पहली बात तो यही होगी, ठीक है। अब साइज की बात करें तो सीडी का जो साइज होता है वो 700-800 MB होता है, यानी कि वो 700 से 800 MB तक डेटा स्टोर कर सकती है। लेकिन जो डीवीडी होती है वो जीबीज के अंदर डेटा स्टोर करती है, यानी कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ये ज़्यादा फास्ट है। अब इनको जिसके अंदर डाला जाता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल ड्राइव। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आप बटन दबाते हैं सीपीयू के अंदर जो ट्रे बाहर आती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल ड्राइव, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे आपकी सीडी जाती है, फिर जो है अंदर जाने के बाद ये रीड होता है। तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये दोनों रीड ओनली मेमोरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप डेटा बार बार लोड नहीं कर सकते जैसे आप पेन ड्राइव के अंदर करते हैं या हार्ड डिस्क के अंदर करते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर विच कीप्स द पेरिफेरल डिवाइसेस अंडर इट्स कंट्रोल इज कॉल्ड एज। कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज के अंदर प्रोसेसर किसे कहा जाता है, इनमें से बताइए। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मैं ऑप्शंस अगर हार्ड देता तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो जाता, पर ठीक है ये आप कर लेंगे इजीली। ऑलराइट, समझौता समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो हमारी प्रोसेसर होती है। और प्रोसेसर जो होते हैं फिर वो अलग अलग जनरेशन के होते हैं, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन, ठीक है। i3, i5, i7, i10 ये मैंने पहले कवर कर लिया है। अगर आपको देखना है तो आई बटन में मैं वीडियो लगा दूंगा और वहाँ पर जाके आप बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं। इसका सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन है जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर लगता है, इस तरह से आप देखेंगे पूरे मदरबोर्ड के ऊपर है। यहाँ पर जो ये चिप लग रही है इसको हम सीपीयू कहते हैं और यही प्रोसेसर होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, रैम क्या है? रैम किस तरह की मेमोरी है बताना है। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या रिवॉल्विंग एक्सेस मेमोरी क्या है? अभी हमने इसका क्वेश्चन देखा है, आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। बताइए क्या होता है, रैम क्या है? ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ए, रैम इज अ काइंड ऑफ प्राइमरी मेमोरी। यहाँ पे आप देखेंगे मेमोरी जो होती है वो दो तरह की होती है कंप्यूटर मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं रैम और रोम। रैम बेसिकली क्या है? रैम जो है वो सीपीयू का असिस्टेंट है, ठीक है। जो भी कमांड आप दे रहे हैं वो सारी कमांड इकट्ठा करके वो सीपीयू को देता है। डायरेक्टली सीपीयू जो है वो आपकी कमांड नहीं लेता है, ठीक है। रैम के थ्रू वो जाती है। तो रैम जो है जितनी ज्यादा उसकी जीबी होगी उतना ज्यादा जो होगी वो कमांड जो है वो बहुत जल्दी पहुंचेगी सीपीयू के पास, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? रोम जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर एक फिक्स्ड काइंड ऑफ मेमोरी लगा दी जाती है जिसको आप बदल नहीं सकते। एग्जांपल, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर एक बायोस मेमोरी होती है जिसको हम रोम कहते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के लिए जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है उसको कभी भी नहीं बदल सकते, उसको फिर आपको प्रोग्रामिंग से बदलना पड़ता है। तो उस तरह की मेमोरी जिसको आप नॉर्मली नहीं बदल सकते, जिसको आप एक्सेस भी नहीं कर सकते, उसको हम रोम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये होती है सेकेंडरी मेमोरी जिसके अंदर हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम या डीवीडी, इसको हमने देखा था, ठीक है। तो दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एक रैम एक रोम, और सेकेंडरी मेमोरी होती है हार्ड डिस्क जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है, ठीक है। और फ्लॉपी डिस्क जिसको हम बाहर से लगाते हैं, या सीडी या डीवीडी जिसको हम बाहर से लगाते हैं। तो कंप्यूटर के प्लेसमेंट में अगर आप देखें यहाँ पर तो देखो सीपीयू जो है, सीपीयू के अंदर खुद की एक मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं सीपीयू रजिस्टर्स या सीपीयू कैश, जिसको हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, और रैम। सीपीयू रजिस्टर्स और सीपीयू कैश और रैम मिला के प्राइमरी मेमोरी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होगी? कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज जो है वो हार्ड डिस्क जो है, आपकी कंप्यूटर की जो स्टोरेज है उसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। और टर्शरी कौन सी होगी? टर्शरी मेमोरी होगी क्लाउड या गूगल ड्राइव या कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको जो कोर्स दूंगा, हमारे जो कोर्स होगा वो गूगल ड्राइव के थ्रू जाएगा। मैं कोई भी लेक्चर बना के गूगल ड्राइव पे अपलोड करता हूं और फिर उसका जो है मैं आपको लिंक दूंगा। तो जहां वो स्टोर हो रहा है वो भी एक तरीके की मेमोरी है, लेकिन वो एक टर्शरी मेमोरी है, वो आपके कंप्यूटर से अटैच नहीं है, वो एक किसी इंटरनेट सर्वर पर है, गूगल के सर्वर पर है, तो उसको हम टर्शरी मेमोरी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हार्ड डिस्क जो है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, आप देख सकते हैं सीडी, आरडी या देख सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होगी? जो ये फास्टेस्ट होती है, ये बेसिकली सीपीयू रजिस्टर्स या कैश या रैम। उसके बाद सेकेंडरी होती है आपकी हार्ड डिस्क, और जो थर्ड टर्शरी जो होती है वो क्लाउड मेमोरी होती है या गूगल ड्राइव जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
ऑलराइट, थोड़ा सा इसके फंक्शनिंग देख लेते हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज की क्या फीचर्स हैं। प्राइमरी स्टोरेज जो होता है इसको हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं और इसको हम ऑक्सिलरी या एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, रैम, रोम, कैश मेमोरी इसके अंदर आती है, प्रोम और ईप्रोम इसके अंदर आता है। इसके अंदर आएगा आपके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ सकता है या इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव आ सकता है, आपकी कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है वो आ सकती है, सीडी, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव, ठीक है। ये जो होती है टेम्पररी डेटा स्टोर करती है, ये जो है होती है वो परमानेंटली डेटा स्टोर करती है। ये इसका एक बेसिक डिफरेंस है। जो रैम है, ठीक है, वहां पर जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है, यानी कि जैसे मैंने आज मैंने कोई कमांड दिया तो रैम जो है उसको सेव कर लेगी, लेकिन जैसे ही मैंने नेक्स्ट कमांड दी तो फिर वो उसको इरेज भी कर देगी, ठीक है। फिर मैंने कोई नेक्स्ट दी तो वो पुरानी इरेज कर देगी। तो यानी कि यहाँ पर डेटा जो होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, लेकिन सेकेंडरी के अंदर जो डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। और यहाँ पे क्योंकि डेटा जो होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, इसलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इट कीप्स ऑन चेंजिंग। और सेकेंडरी के अंदर जो मेमोरी है वो परमानेंट रहती है, यानी कि मैंने आज 1 साल पहले मेरी कोई एक फोटो डाली है तो वो 1 साल बाद भी उस सीपीयू के अंदर रहेगी, उस हार्ड डिस्क के अंदर रहेगी, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर रहेगी। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली जो है वो बदल नहीं जाएगी, इसलिए इसको हम नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। सीपीयू जो होता है वो उसको डायरेक्टली एक्सेस करता है, क्योंकि जो उसका असिस्टेंट है रैम। सीपीयू जो होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज को, यानी कि आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क ड्राइव डी के अंदर अगर कोई मूवी है या कोई फोटो है, सीपीयू उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता, उसको एक्सेस करवाता है रैम। ये बात आपको ध्यान रखती है। रैम के साथ एक और एक दिक्कत है कि यहाँ पे अगर जैसे पावर चला गया तो फिर वो मेमोरी भी लॉस हो जाती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के साथ ऐसा नहीं होता। अगर पावर चला गया तो आपके अगर एक बार सेव हो गया कंप्यूटर के अंदर तो एक बार लाइट चली जाए चाहे कुछ भी हो जाए वो डेटा वहाँ पे स्टोर रहता है। ये कुछ इसकी चीज़ें हैं। इसकी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ये टेराबाइट्स के अंदर होती है। रैम जो होती है वो कुछ जीबी के अंदर होती है, ये बात आपको ध्यान रखती है। तो ये कुछ बेसिक है, आप देख सकते हैं। इसको मैं वैसे कवर करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, रैम, रोम, ईप्रोम, क्रोम, ये सब मैं आपको बताऊंगा एक डिटेल के अंदर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से आपको बताना है कंप्यूटर लैंग्वेज कौन नहीं है, बताइए। इनमें से क्या कंप्यूटिंग लैंग्वेज नहीं है, बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट से, क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बी, यूनिक्स। यूनिक्स जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी पास्कल, फॉर्टन और कोबोल जो है ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है, देखो सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज वो है जो हम रीड कर सकते हैं, यानी कि जो इंसान बनाते हैं और वो रीडेबल फॉर्मेट के अंदर होती है, उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जिसके अंदर आती है फॉर्टन, सी। ये तो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसको माना जाता है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, और पास्कल, ठीक है। इसके बाद लो लेवल लैंग्वेज के अंदर आती है हमारी मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं हमारे कंपाइलर या इंटरप्रेटर या असेंबलर, ठीक है। जब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो हमें लगता है असेंबलर, लेकिन अगर जब हाई लेवल लैंग्वेज को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर तो वहाँ पे दो होते हैं, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर जो करता है वो एक साथ पूरी कमांड को करता है कन्वर्ट, और जो इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन चलता है। कंपाइलर थोड़ा फास्ट होता है, इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होता है, ये बात आपको ध्यान रखती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच रैम अ टिपिकल 32 बिट कंप्यूटर कैन यूज। बताइए, एक टिपिकल 32 बिट का कंप्यूटर कितनी रैम को यूज कर सकता है, बताइए। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन आपको लग रहा होगा काफी टेक्निकल है, लेकिन ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आया है, बताइए। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा 4 GB। अब आप देखते हैं पहले कि एक 32 बिट और 62 बिट के अंदर क्या फर्क होता है। देखो, जो कंप्यूटर है यानी कि जो सीपीयू है या प्रोसेसर है वो दो तरह के होते हैं, एक 32 बिट होता है और एक 64 बिट होता है। 64 जैसा नाम लग रहा है, 64 बिट जो है वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, वहाँ पर जो रैम की स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी कैश मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और 32 बिट जो होता है वो एक नॉर्मली एवरेज लेवल का प्रोसेसर है, जहाँ पर जो रैम की स्टोरेज जो है दोस्तों वो 4 GB है। यानी कि अगर आप किसी 32 बिट प्रोसेसर के अंदर 8 GB रैम लगा भी देंगे तो वो केवल और केवल उसकी 4 GB रैम ही यूज़ कर पाएगा, क्योंकि उसका वो बिल्ट इन कैरेक्टर ही नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखती है। लेकिन जो 64 बिट है वहाँ पर आप वर्चुअल मेमोरी जो मिलती है वो 16 टेराबाइट्स के अंदर मिलती है, यानी कि टीबी के अंदर मिलती है। उसके बाद आप सिस्टम कैश देखेंगे, यहाँ पर 1 GB है लेकिन यहाँ पर 1 TB है, ठीक है। तो 64 बिट और 34 बिट के अंदर फर्क ये है कि 34 बिट जो है उसके अंदर 32 बिट होते हैं और उस 32 बिट के अंदर ही वो काम कर सकता है, यानी कि 2 to the power 32 में जो कर दूं, 2 की पावर अगर मैं 32 कर दूं, जो भी एवरेज वैल्यू आएगी उतने कैरेक्टर के अंदर वो काम कर सकता है। अगर मैं 64 की पावर 2 की पावर अगर मैं 64 कर दूं तो फिर जो कैरेक्टर निकल के आएगा वो जाहिर सी बात है वो थोड़ा ज़्यादा निकल के आएगा। तो जितना कैरेक्टर आ रहा है यानी कि 64 बिट वाला जो कंप्यूटर है वो उतना ज़्यादा कैरेक्टर पे काम कर सकता है एज कम्पेयर टू 32 बिट।
पर इसके अंदर एक बात है, 64 बिट अगर आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर तो 3-4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। पहले बात तो जो प्रोसेसर है वो 64 बिट का होना चाहिए, जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है यानी कि विंडोज डाला है, लाइनक्स डाला है या मैक डाला है वो भी 64 बिट का होना चाहिए। उसके बाद जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो भी 64 बिट के होने चाहिए। अगर आप ये इनमें से कोई भी 64 बिट का यूज नहीं कर रहे हैं तो 34 बिट और 64 बिट बराबर हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 64 बिट का अगर कोई सिस्टम यूज करता है तो उसका विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका सॉफ्टवेयर, वो सारी चीजें जो होती हैं वो 64 बिट की होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12, एन ईमेल एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ, आपको बताना है ईमेल जो होता है वो उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, बताइए। एक ईमेल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा बी, 3 पार्ट्स। आप देखेंगे ईमेल के कितने पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है यूजर नेम जहाँ पे आपका नाम आता है, बीच में आता है फिर एट, और लास्ट में आता है डोमेन नेम जिसको हम बोलते हैं @.com, @yahoo.com, @google.com, @facebook.com। ये डोमेन नेम होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, यूनिक यूजर नेम जो आप चूज करते हैं, @ लगाना आपको जरूरी है, उसके बाद डोमेन नेम। तो ये 3 पार्ट आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13, एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर नोन एज, कंप्यूटिंग लैंग्वेज के अंदर जब एरर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बताइए। स्पैम, बग, मिस्टेक्स या फॉलीज, बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा बग। बग नॉर्मली जो होता है जब आप कुछ काम कर रहे हैं इस तरह से जब एरर आता है आपके कंप्यूटर में तो उसको हम बग कहते हैं। बग बेसिकली एक तरीके का एक कहेंगे कि हैंग होना जिसको हम कहते हैं। जब कोई सिस्टम हैंग हो जाता है या कुछ सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं करता तो उसको हम बग कहते हैं कि भाई बग आ गया है, फिर आप उसको रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, या उसकी कैश क्लियर कर देते हैं या मेमोरी क्लियर कर देते हैं, फिर वो जो है एप्लीकेशन या सिस्टम ठीक से काम करने लगता है। जब भी कुछ इस तरह की इरेगुलरिटीज हमें देखने को मिलती है तो उसको हम बग कहते हैं कंप्यूटिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड। कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके अंदर ग्राफिक, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, एनिमेशन है उसको हम क्या कहते हैं कंप्यूटिंग लैंग्वेज के अंदर, आपको बताना है, बताइए। बताइए क्या होगा कंप्यूटिंग लैंग्वेज के अंदर, क्या कहा जाता है उसको। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, मल्टीमीडिया। तो कोई भी कंटेंट या इंफॉर्मेशन अगर आपको इस तरह से मिल रही है जिसमें वीडियो भी है, ठीक है, ऑडियो भी है, एनिमेशन भी है, कोई कैरेक्टर मूव भी कर रहे हैं और टेक्स्ट भी है और ग्राफिक्स भी है, फोटोज भी है, तो उस तरह के कंटेंट को, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटिंग लैंग्वेज के अंदर मल्टीमीडिया कहा जाता है। इसी तरह से पहले स्मार्टफोन से पहले मल्टीमीडिया फोन आते थे, ये बात आपको ध्यान होगा, जहाँ पे आप आराम से वीडियोस भी देख सकते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं। फिर उसके बाद स्मार्टफोन आ गए हैं। तो 2 तरह के कंटेंट होते हैं, स्टैटिक कंटेंट जो बदलता नहीं है, टेक्स्ट ग्राफिक्स जो होते हैं वो स्टैटिक रहते हैं, और डायनामिक कंटेंट जहाँ पे वीडियो जो है वो चेंज होता रहता है, एनिमेशन के अंदर कैरेक्टर जो है वो मूव करते रहते हैं और ऑडियो जो है वो चेंज होता रहता है। तो इस तरह का कंटेंट जब इसका कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है तो उसको हम मल्टीमीडिया एलिमेंट या इंफॉर्मेशन या कंटेंट कहते हैं। ऑलराइट, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज अ ब्लॉग, आपको बताना है ब्लॉग क्या होता है। टेक्निकल टर्म्स के अंदर अगर कहें तो ब्लॉग क्या है, बताइए। बताइए क्या होगा, व्हाट इज अ ब्लॉग। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, अ पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन जर्नल। आपको ब्लॉग के साथ जहां पर भी ऑनलाइन जर्नल दिख रहा है वो उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दोस्तों, क्योंकि ब्लॉग जो है बेसिकली एक ऑर्डर फॉर्म के अंदर एक ऑनलाइन जर्नल है जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ऑर्डर कैसे होता है, देखो यहाँ पे ब्लॉग का स्ट्रक्चर होता है, पहले हेडर होता है, फिर मेन कंटेंट एरिया होता है, फिर ये साइड बार्स होती हैं, फुटर होता है, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी वेबसाइट जो आपको एक ऑर्डर वे के अंदर इन्फॉर्मेशन दे रही है और सीरीज के साथ अगर इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है, रैंडम नहीं है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्लॉग, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे अपने इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको वो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर बताते हैं, उसके अंदर पिक्चर्स लगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्लॉग। और अलग अलग ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं, ई ब्लॉगर होता है, अलग अलग टाइप की होती है जिस पे आप पैसा भी कमा सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन इंटरनेट। बताइए इनमें से कौन सा टर्म जो है वो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, बताइए। कमेंट कीजिए फटाफट से। बताइए क्या होगा।
ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा नॉट पूछा है तो इसका सही आंसर होगा इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। डेटा इंक्रिप्शन आप जानते हैं आजकल व्हाट्सएप भी एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, मतलब जो भी मैसेज आपने मेरे को भेजा है या मैंने आपको भेजा है वो इंक्रिप्टेड है। नॉर्मली इसको अगर आपको हैक करना है तो उसको डिकोड करना पड़ता है, ठीक है। वाटर मार्किंग मतलब जब आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर एक वाटर मार्क लगाते हैं, ठीक है, इससे वो क्या हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी मेंटेन है। डेटा हाइडिंग मतलब जब आपने डेटा छुपा रखा है, बहुत सारी एप्लीकेशन है जिससे आप डेटा छुपा सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल जो है वो इसके अंदर नहीं आता है। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल बेसिकली क्या होता है, जब आपकी कोई हार्ड डिस्क है या पेन ड्राइव जो है अगर वो करप्ट हो गई है तो उसका अगर आपको डेटा रिट्रीव करना है तो उसके लिए अलग अलग रिकवरी सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें आपको डेटा लगाना पड़ता है और वो सारा डेटा जो है वो रिट्रीव हो जाता है, ठीक है। जब आपकी कोई भी पेन ड्राइव है या सिस्टम हार्ड ड्राइव है या कोई भी चीज़ जब आप वो करप्ट हो गई है, आप उसका इन्फॉर्मेशन वापस से लेना चाहते हैं तो उसको क्या जाता है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। तो उसका सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बताना है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या है, बताइए। थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी जो लोग कंप्यूटर नहीं जानते उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, बताइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या लाइनेक्स या मैक, अलग अलग टाइप के होते हैं, या यूनिक्स, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की जान है। आपने कंप्यूटर पूरा लगा दिया, मॉनिटर लगा दिया, कीबोर्ड लगा दिया, सीपीयू में हार्ड डिस्क लगा दी, ठीक है, आपने रैम लगा दी, लेकिन वो चालू कैसे होगा। जान जो है पूरे कंप्यूटर की वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म है जो आपको एनेबल कर रहा है कि आप उस कंप्यूटर को यूज कर पाएं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के हैं, विंडोज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, उसके बाद लाइनेक्स है, मैक है, अलग अलग टाइप के, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स। इनमें से क्या जो है वो अलग है उसके इन सारे मेंबर्स पे, यानी कि ऑड वन आउट क्या है, बताइए। बताइए, कमेंट कीजिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट। बताइए फटाफट से, क्या होगा। समय समय होता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों गूगल। गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, वो एक वेब ब्राउजर है, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन विंडोज, लाइनेक्स, मैक और एंड्रॉयड ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब बात आप जानते हैं, एंड्रॉयड जो है वो फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड के अंदर एक और एक आता है, ठीक है, ऑक्सीजन ओएस आपने सुना होगा, वो OnePlus के लिए है, या iOS जो हमारे आईफोन के लिए होता है, लेकिन विंडोज, लाइनेक्स, मैक्स जो है वो पीसी के लिए होते हैं। गूगल जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक वेब ब्राउजर है, वो एक सर्च इंजन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। आपको बताना है कंप्यूटर जो होते हैं वो इंटरनेट पे कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। आपका कंप्यूटर कौन सा है, मेरा कंप्यूटर कौन सा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बताइए। ये हम पहले कर चुके हैं, लास्ट प्रैक्टिस सेट में हम कर चुके हैं, बताइए। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, आईपी एड्रेस। इसको हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस और यूआरएल जो होता है वो सेव होता है इंटरनेट की फोन बुक में, जिसको हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली एक फोन बुक है। फोन बुक के अंदर क्या होता है, कुछ नंबर्स होते हैं और उनका नाम होता है, यानी कि रमेश का नंबर ये है, सुरेश का नंबर ये है, ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, कंप्यूटिंग दुनिया के अंदर हर एक डिवाइस, हर एक कंप्यूटर सिस्टम या स्मार्टफोन या प्रिंटर या वाईफाई जो भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है उसका एक फोन नंबर है, और इस फोन नंबर को कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर आईपी एड्रेस कहा जाता है, जो इस तरह से होता है। अब इसको हम याद नहीं कर सकते तो हम इसको एक नेम दे देते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट नेम दे देते हैं, इसको हम यूआरएल कहते हैं। हमें यूआरएल नेम याद रहते हैं और इंटरनेट को भी यूआरएल नेम याद रहते हैं। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो फोन बुक के अंदर सेव होती है। ये उसी तरह से है जैसे मान लीजिए यूआरएल जो हो गया वो रमेश हो गया और रमेश का नंबर हो गया ये, इस तरह से ये होता है। तो आईपी एड्रेस और यूआरएल जो होते हैं वो डोमेन नेम सिस्टम के अंदर सेम होते हैं। इसको सबसे पहले पॉल वे मॉकपेट्रिस ने और जॉन पोस्टल ने 1948 के अंदर डिस्कवर किया था इंटरनेट डोमेन नेम सिस्टम से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन किया आज हमने। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपको बताना है इनमें से क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बताइए। बताइए क्या होगा। आईएसपी। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी, इन्फोसिस। इन्फोसिस जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, वो एक आईटी फर्म है, ठीक है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो एक कंपनी है जो आपको डेटा दे रही है पब्लिक नेटवर्क के थ्रू। वो आपको प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू भी दे सकती है, वीपीएन के तहत भी दे सकती है, उसके चार्ज अलग होते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप देख सकते हैं एक्सक्यूज में, जियो जो है
एयरटेल है, BSNL है, वोडाफोन है, ठीक है, ये बार आपको ध्यान रखनी है। तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपको डेटा देते हैं 4G 3G 5G के अंदर, ये बार आपको ध्यान रखनी है। तो ऑलरेडी आप सारे हमने देख लिए हैं MCQs। अब हम बात करते हैं रिडल ऑफ द डे के बारे में और क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो रिडल मैंने आपको कल ये दी थी, रिडल दी थी, ये क्वेश्चन था, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इसको देख के आपको बताना था कि सही आंसर क्या होगा और इसको देख के आप बता सकते थे, लेकिन काफी सारे लोगों ने गलत आंसर दिया है। क्वेश्चन ये था कि डेक्कन प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश लैंडफॉर्म्स एंड मोस्टली मेड अप ऑफ डैश। डेक्कन प्लेट्यू जो है दोस्तों वो एक एग्जांपल है एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स का जो मोस्टली बना है, ठीक है, फ्लड बेसाल्ट से, ठीक है, फ्लड बेसाल्ट से बना है, बेसाल्टिक लावा से वो बना है, इसीलिए उसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वो इतने ज़्यादा किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो उसका आंसर था नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस का आंसर होगा, क्योंकि एक एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म है। एक्सक्लूसिव इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के अंदर फर्क ये होता है कि जो भी मैग्मा है जब वो सरफेस पे आके इकट्ठा हो रहा है उससे कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, लावा से अगर कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो फिर वो कहलाता है एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स, जो जमीन के ऊपर आके बन रहा है। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म होंगे जब जो है मैग्मा जमीन के नीचे ही रह गया और उससे फिर वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बना रहा है, चाहे वो बेथोलिथ हो, फेकोलिथ हो, ड्रिल्स हो या सेल्स हो या डाइक्स हो, उसको हम कहते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला तो ये था कि भाई जो पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो एक एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म है और फिर वो बना है बेसाल्टिक लावा से, वो एसिडिक लावा से नहीं बना है। देखते किन किन लोगों ने सही जवाब दिए थे। देखो उसका आंसर था डी, लेकिन काफी लोगों ने ए आंसर दिया है। ए नहीं है। मोहम्मद हुसैन, अंकित यादव, चंद्रा, मेगा, पिंटू डे, दिलजीत, नीवा कुमारी, पमी शर्मा, श्वेता ने सही दिया है, माँ श्वेता ने, आलिया फैजल, ठीक है, मिनी रस्तोगी ने चेंज किया बाद में, ठीक है, पहले उन्होंने आंसर कुछ और दिया था, मैंने देखा था। श्रुति वर्मा ए, तन्मय मेहता ने सही दिया है, श्रुति शर्मा ने सही दिया है, ज्योति चक्रवर्ती ए, किरण ने ए दिया है, शबनम मेहता ने डी, रोजी डी, मनीषा डी, मोइन खान सी गलत है। देखो इंट्रूसिव फ्लड बेसाल्ट नहीं होगा, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म है। उसके बाद लक्ष्मी ने दिया है डी, उसके बाद शुभजीत ने सही दिया है और चांदनी सोरेन ने सही दिया है। तो काफी सारे लोगों ने गलत भी दिया है और सही भी दिया है। नॉर्मली इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर है एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म है ये, और ये बना है फ्लड बेसाल्ट से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह की सिली मिस्टेक ना करें आप, ठीक है, थोड़ा सा कर भी दिए तो जाके देखें कहाँ गलत किया है आपने, या मुझसे पूछिए कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, मुझे कुछ कंफ्यूजन है इसके अंदर, तो आप ये पूछ सकते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। मैंने पूछा था कि भाई इंडिया के कौन से स्टेट के अंदर पहला लाइकन पार्क बना है। इसका आंसर है दोस्तों डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुंशियारी के अंदर ये फर्स्ट लाइकन पार्क बना है। इसके अंदर मैं वीडियो कभी बना दूंगा, लाइकन क्या होता है ये मैं बता दूंगा। लाइकन क्या होता है, बैक्टीरिया और फंजाई का ये एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है, लाइकन उसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली उत्तराखंड के अंदर खुला है। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आपको उसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, लाइव चैट के अंदर कोई जवाब नहीं देगा। आपको बताना है कि भाई हाउ मेनी मेगाबाइट्स मेक्स, और नहीं है ये 1 है, हाउ मेनी मेगाबाइट मेक 1 गीगाबाइट, यानी कि कितने मेगाबाइट मिलाकर 1 गीगाबाइट बनाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन वापस से मैं बता रहा हूँ, यूजीसी नेट ज्योग्राफी का बैच 5 अगस्त से स्टार्ट होगा। आपको क्लासेस मिलेगी, डेली लिंक मिलेगा और ये लिंक से आप लो इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ कभी भी पूरे दिन में वीडियो देख सकते हैं, कितने बार भी देख सकते हैं, प्ले एंड पॉज कर सकते हैं। साथ में आपको PDF मिलेगा और मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा। डिस्काउंट जो है वो 3 अगस्त तक है। अगर आप 3 अगस्त से पहले कंप्लीट फी पेमेंट करते हैं तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। पेमेंट मोड तो आप देख सकते हैं, फोन पे, गूगल पे और बैंक ट्रांसफर है। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई वीडियो लिंक कैसे मिलते हैं, डेमो लेक्चर मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके उसको टाइप करके देख सकते हैं। इस तरह से आपकी वीडियो चलेंगे गूगल ड्राइव के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, जल्दी आप भर सकते हैं, 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, इच्छुक हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम को कोई भरोसा नहीं, कभी भी हो सकता है। नॉर्मली दिसंबर के अंदर ही होगा, लेकिन अच्छी प्रिपरेशन करनी है। अब जो दिसंबर के अंदर होगा कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा, जून वाले भी प्रिपेयर करेंगे, तो ये बात आप ध्यान रख के चलेगा। कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, तो प्रिपरेशन एडवांस के अंदर हमें करनी है, ताकि हम लोग ना सिर्फ नेट बल्कि JRF भी निकाल लें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।